हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज हिना नथानी। और बच्चों, आज हमारा प्लांट पैथोलॉजी का है पोर्शन नंबर 3, यानी कि आज हमारा पार्ट 3 है। तो इससे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। और बेटा आज हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में कौन कौन से पैथोलॉजिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट प्लांट पैथोलॉजी में वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे क्या क्या रिसर्चेज हुई थी, उन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लांट पैथोलॉजी पोर्शन। तो प्लांट पैथोलॉजी में हिस्ट्री में जो भी कंट्रीब्यूशन है आपके जेआरएफ के एग्जाम में, आपके एसआरएफ के एग्जाम में और आपके बाकी एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पर नए हैं, और साथ ही साथ आपको अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है। ये रहा अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन। इसी वीडियो के नीचे एक लिंक, आपको ऐप लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस पर आपको मिलती है फ्री क्विजेस, साथ में फ्री पीडीएफ्स भी आपको कुछ मिलते हैं। और अड्डा 24/7 का जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आपको नीचे कम्युनिटी पर जाना है। पहले एग्रीकल्चर चूज़ करोगे कैटेगरी में, फिर उसके बाद नीचे आपको कम्युनिटी पर जाना है, जहाँ पर आपको बाय हिना मैम भी दिख जाएगा, तो उस पर आप जा सकते हो। आपको एनिमल हस्बेंड्री के क्विजेस और आपको प्लांट पैथोलॉजी की क्विजेस भी मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बेटा अगर हम प्लांट पैथोलॉजी में सबसे पहले बात करें तो प्लांट पैथोलॉजिस्ट कौन है। तो बच्चों अगर हम मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की वर्ल्ड लेवल में बात करें तो एंटोन डेबेरी को बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और इन्होंने ही बताया था आपके पोटैटो के एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में, जिसे हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और इसी की वजह से आयरिस फेमाइन भी आया था, राइट। इसके अलावा बच्चों हमारे इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन हैं। तो बच्चों इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं E.G. बटलर, और इन्होंने भी काफ़ी सारे काम किए थे, राइट। तो वो सब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको अगर हम बात करें तो ये हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं, एंड ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 1675 में इन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, और इन्होंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको एनिमल क्यूल्स का नाम भी दिया गया था। ये क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आ चुका है एक बार, ओके। इसके बाद बच्चों आते हैं आपके P.A. मिचेल। अब P.A. मिचेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी क्यों बोला जाता है बच्चों। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी इसलिए बोला जाता है बेटा, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को बताया था कि फंजाई जो है वो स्पोर से आते हैं। तो बच्चों फंगस के बारे में हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, बट अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोगों को होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जो फंगस हैं, ठीक है, जो फंगस हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि फंगस जितने भी हैं ये आपके स्पोर्स से ही आते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन, इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर ही होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्रेंच बॉटनिस्ट टिलेट जो है, इन्होंने बंट पर एक पेपर लिखा था, या स्टिकिंग स्मट ऑफ व्हीट की अगर मैं बात कर लूँ तो इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था बंट पर, और स्टिंकिंग स्मट ऑफ व्हीट इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इन्होंने बताया, और बंट क्या है, बंट व्हीट का एक डिजीज़ है। तो इसके बारे में बताया था किसने, टिलेट ने बताया था, और इन्होंने बताया था 1755 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट गाइस हम यहाँ पर बात कर लेते हैं I.B. प्रीवोस्ट की। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि बंट ऑफ व्हीट पर, या बंट स्टिकिंग स्मट ऑफ व्हीट के बारे में पेपर पब्लिश किया था किसने, फ्रेंच बॉटनिस्ट टिलेट ने। लेकिन इसको पहली बार शो किसने किया, इसको पहली बार दिखाया किसने, तो इसको दिखाने का काम किया था I.B. प्रीवोस्ट ने। तो I.B. प्रीवोस्ट शोड बंट ऑफ व्हीट इज अ फंगस एंड शोड एविडेंस दैट डिजीज इज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों उस पे पेपर पब्लिश किया था टिलेट ने, लेकिन इसको प्रूफ करने का काम कि ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है,
ये एक टाइप का क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। इसको प्रूफ किया था किसने, आईबी प्रीवोस्ट ने। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ों को बताता है। एक ने तो पेपर पब्लिश किया था और दूसरे ने ये प्रूफ किया था कि इसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, एक फंजाई है। ठीक है, तो ये शो किया था, ये बताया था किसने, आईबी प्रीवोस्ट ने। तो दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, ही इज पीए मिचेल। ये कौन है, पीए मिचेल है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी भी बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ईएम फ्राइज। तो बच्चों ईएम फ्राइज को क्या बोला जाता है, तो ईएम फ्राइज की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने फंजाइज की नेमिंग भी करी थी, ईएम फ्राइज ने, राइट। तो बच्चों ईएम फ्राइज की अगर हम बात करें तो इन्हें क्या बोला जाता है, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंगस को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, और ये फंगस जो हैं बेसिकली ये माइकोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, माइकोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। जैसे हम ऑक्राटॉक्सिन इन सब के बारे में पढ़ते हैं ना, एफ्लाटॉक्सिन, ऑक्राटॉक्सिन, तो ये बेसिकली फंजाइज रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस रिलीज करते हैं, ऐसे ऑक्राटॉक्सिन कभी कभी पेनिसिलिन रिलीज करता है। तो इस टाइप के जो टॉक्सिन्स हैं ये फंगस रिलीज करते हैं। अच्छा बच्चों, इनको लीनियस ऑफ माइकोलॉजी क्यों बोला जाता है, तो आप लोगों ने कैरोलस लीनियस का नाम सुना होगा 11th-12th में जब आप लोगों ने बायो पढ़ी होगी, तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा कैरोलस लीनियस जो थे इन्होंने नेमिंग करी थी। नेमिंग क्या करी थी बच्चों, इन्होंने साइंटिफिक नेमिंग करी थी। उस नेमिंग का मतलब ये था कि जैसे हम सब के अपने अपने नाम होते हैं, ठीक है, हमें हमारे नाम से पहचाना जाता है, तो ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे देखो राइस इंडिया में भी ग्रो करता है, यूएसए में भी ग्रो करता है, हर जगह ग्रो करता है ना, मैक्सिमम कंट्रीज में ग्रो करता है। लेकिन क्या राइस को एक ही नाम से बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता। तो इसलिए ताकि एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन हो सके, अगर मैं बोलूँ ओराइजा सटाइवा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ओराइजा सटाइवा एक ऐसा नाम है जिससे पूरे वर्ल्ड में इस क्रॉप को जाना जाएगा, ठीक है, जाना जाता है। आई मीन तो आप कोई भी वर्ल्ड में कोई भी हो उस क्रॉप को पहचान जाएगा कि कौन सी क्रॉप की बात कर रही है ना। तो बच्चों इस तरीके से जो नेमिंग थी ये किसने करी थी, तो इस तरीके से ही एनिमल्स की इनकी नेमिंग जो थी ये कैरोलस लीनियस ने करी थी। और यहाँ पर फंगस में ये नेमिंग जो थी ये किसने करी थी, ईएम फ्राइज ने करी थी। तो बच्चों इसीलिए इनको बोला जाता है लीनियस ऑफ माइकोलॉजी, यानी कि इन्होंने फंगस की नेमिंग करी थी। आगे चलते हैं, रॉबर्टसन की बात करते हैं। तो बच्चों पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हम सबने पढ़ा है। पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन क्या, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। बहुत सारी क्रॉप्स में ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है, जिसमें आप क्या देखते हो कि लीफ के अपर साइज में यानी कि ऊपर की तरफ एक पाउडरी स्प्रे देखते हो, ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में रॉबर्टसन ने क्या बताया था, तो रॉबर्टसन ऑफ इंग्लैंड में जो रॉबर्टसन है इन्होंने बताया था, स्टेटेड दैट सल्फर इज इफेक्टिव अगेंस्ट पीच मिल्ड्यू। सल्फर इज पाउडरी मिल्ड्यू नहीं, पीच मिल्ड्यू। तो पीच मिल्ड्यू के अगेंस्ट इन्होंने ये बताया था कि सल्फर जो है वो पीच मिल्ड्यू के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। एक्चुअली पीच और पाउडरी दोनों एक साथ वो हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर पीच मिल्ड्यू के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या है बच्चों, ये आयरिस फेमाइन है। तो बेटा आयरिस फेमाइन जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात भी करी थी, एंटोन डिबेरी के बारे में। तो एंटोन डिबेरी ने बताया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में। और बच्चों 1845 में ये एक जो बहुत बड़ा ये स्टारवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था पूरा आयरलैंड। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो फेमाइन आया था आयरिस फेमाइन के नाम से, जिसको हम जानते हैं आयरिस फेमाइन के नाम से जिसे हम जानते हैं, आयरिस पोटैटो फेमाइन भी इसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली आयरिस पोटैटो फेमाइन जो था बच्चों ये आया था 1845 में। और ये आया क्यों था, इसलिए आया था कि जितनी भी पोटैटो की क्रॉप थी वो पूरी की पूरी क्रॉप खराब हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है। तो आयरिस फेमाइन जो है बेसिकली इसके लिए जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका वो है फाइटोफोथोरा इन्फेस्टांस। और फाइटोफोथोरा इन्फेस्टांस को हम वाटर मोल्ड भी बोलते हैं। इसको हम ये हमारा जनरली फंजाई होता है जो
ओमाइसिटीज के अंदर आता है। ये बेसिकली oospores का प्रोडक्शन करता है। क्या बनाता है ये? oospores बनाता है और ये एक फंगस है। इसकी वजह से ये इतना सीवियर इन्फेक्शन था कि पूरे आयरलैंड में जितनी भी क्रॉप थी वो सारी की सारी क्रॉप खराब हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। 1858 इसमें जे.जी. कोहेन ने एक टेक्स्ट बुक पब्लिश करी थी और उस टेक्स्ट बुक का नाम था प्लांट पैथोलॉजी की डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। तो ये जो बुक थी ये जे.जी. कोहेन ने लिखी थी और इस बुक को उन्होंने लिखा था कब? 1858 में। तो बुक्स के नाम आते हैं बच्चों। प्लांट पैथोलॉजी में कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। ध्यान रखेंगे इसे, ओके। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद आया एंटोन डिबेरी। अब एंटोन डिबेरी ने काम किया था किस पे? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पे। और ये ही पहले ऐसे शख्स थे, यही पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बताया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हो ये पिक्चर किसका है? ये पिक्चर है एंटोन डिबेरी का। और इन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बताया था कि फंजाई जो है बेसिकली ये क्या करता है? डिजीज कॉज करता है, ठीक है, बट नॉट द रिजल्ट ऑफ डिजीज। उन्होंने डिजीज के रिजल्ट्स के बारे में नहीं बताया था, बस उन्होंने ये बताया था कि ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। उसके बाद 1865 में एंड सेम एंटोन डिबेरी ने ही अगेन हेट्रोसियस नेचर ऑफ व्हीट स्टेम रस्ट के बारे में बताया था। व्हीट स्टेम रस्ट का हेट्रोसियस नेचर इन्होंने बताया था। आफ्टर दैट 1869 का टाइम आया। 1869 में इंग्लैंड में कॉफ़ी रस्ट आया था और उसकी वजह से जो कॉफ़ी थी वो पूरी की पूरी ख़राब हो गई थी। अब बच्चों कॉफ़ी का सब्सटीट्यूट क्या है? जब हमें कॉफ़ी नहीं मिलती हम चाय पीते हैं, चाय नहीं मिलती तो कॉफ़ी पीते हैं ना। तो उसके बाद इंग्लैंड में फिर टी का जो कल्टीवेशन था वो स्टार्ट हुआ था, राइट। तो बोलते हैं ना कि कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो वहाँ पर फिर उसके बाद जब कॉफ़ी की पूरी क्रॉप कॉफ़ी रस्ट की वजह से ख़राब हो गई थी तो तब वहाँ पर लोगों ने टी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। इसके बाद बच्चों 1874 का जो टाइम था इसमें आए थे फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी और जिनका नाम है रॉबर्ट हॉटिक। तो बच्चों इन्होंने एक बुक लिखी थी फॉरेस्ट पैथोलॉजी पे ही, इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। तो फॉरेस्ट के ट्रीज की जो इम्पॉर्टेंट डिजीजेज हैं उनके बारे में रॉबर्ट हॉटिक ने बताया था, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी। इसके बाद बच्चों 1875 और 1912 तक का जो टाइम था इसमें आए थे एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट, ब्रेफिल्ड नाम था जिनका। ब्रेफिल्ड ने आर्टिफिशियल कल्चर्स के बारे में बताया था। आर्टिफिशियल कल्चर मीन्स वो कल्चर जो हम खुद बनाते हैं, जो लिविंग कल्चर नहीं होते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर्स के बारे में बताया था और उन्होंने इलस्ट्रेट किया था कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सीरियल स्मट फंजाई एंड डिजीज कॉज बाय दम। तो जो सीरियल स्मट फंजाइज हैं उनके थ्रू होने वाली जो डिजीजेस हैं, डिजीज कॉज बाय दम, इनके बारे में बताया था, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे आए थे MS वॉरोनिन और ये आए थे बच्चों 1877 में, क्लियर। ये आए थे हमारे 1877 में, ओके। तो बच्चों MS वॉरोनिन ने डिस्कवर किया था क्लब रूट डिजीज ऑफ कैबेज को। किसको डिस्कवर किया था उन्होंने? क्लब रूट डिजीज ऑफ कैबेज को उन्होंने डिस्कवर किया था। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है इन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बच्चों MS वॉरोनिन का जो कंट्रीब्यूशन है वो है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मोडियोफोरा जो ब्रेसिका जो आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? क्लब रूट डिजीज ऑफ कैबेज कॉज करता है, ठीक है। तो इसके बारे में MS वॉरोनिन ने बताया था। इसके बाद बच्चों इन्होंने MS वॉरोनिन ने लाइफ साइकिल ऑफ पोटैटो वॉट डिजीज जो है सिनकाइट्रियम एंडोवाइटिकम कॉज करता है, तो इसके बारे में भी इन्होंने इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताया था, राइट। इसके बाद बच्चों आई थी डाउनी मिडियो जो है ग्रेप वाइन की डाउनी मिडियो थी बच्चों। तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस इनटू द यूरोप व अमेरिका। डाउनी मिडियो आया था और ग्रेप वाइन ने क्या किया था, वहाँ पर पूरी वाइन इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया था। तो वहाँ पर जितनी भी पूरी वाइन इंडस्ट्री जो थी वो पूरे तरीके से रियून हो गई थी, क्योंकि वाइन जो थी वो फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज़ में ही बनती थी। तो डाउनी मिडियो का जो इन्फेक्शन हुआ था
प्लाज्मोपारा विटिकोला का, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो अभी के टाइम पे भी वो मेजर डिजीज़ मानी जाती है ग्रेप्स की, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो क्रॉप था वो ख़त्म हो गया था। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद आए थे एच.एम. वार्ड। एच.एम. वार्ड ने कॉफ़ी लीफ रस्ट की लाइफ साइकिल पे वर्क किया था, और कॉफ़ी लीफ रस्ट मैंने अभी आपको आगे बताया, उसकी वजह से क्या हुआ था, टीका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बच्चों इनको बोला जाता है फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी भी बोला जाता है एच.एम. वार्ड को। राइट बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। इसके बाद बच्चों आए थे आपके W.A. वॉर्टन। W.A. वॉर्टन जो थे बेटा, W.A. वॉर्टन ने क्या बताया था, तो W.A. वॉर्टन ने ब्रेड, वाटरमेलन एंड काउपी एंड कॉटन इनकी बेसिकली फिजेरियम विल्ट डिजीज के अगेंस्ट इनकी जो रेजिस्टेंस थी उनके लिए इन्होंने वर्क किया था। राइट, तो इनको एक पाइनियर वर्कर भी बोला जाता है डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज के लिए। उससे पहले डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी पे ऐसा किसी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया था, तो इन्होंने ही पहली बार काम किया था, तो इन्हें ही पाइनियर वर्कर बोला जाता है डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी के लिए, W.A. वॉर्टन को। क्लियर बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी कौन है, फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी कौन है, एक चीज़ और नोट कर दीजिए, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके वेंडर प्लैंक। कौन है बेटा, वेंडर प्लैंक है, और इन वेंडर प्लैंक ने ही रेजिस्टेंस के बारे में बताया था बेटा। रेजिस्टेंस के बारे में, दो टाइप का रेजिस्टेंस होता है, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और एक होता है हमारा वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स इसको कंट्रोल करते हैं, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। तो इसमें बहुत सारे डिजीज को बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन वर्टिकल में सिंगल जीन सिंगल डिजीज को कंट्रोल करता है। तो इसलिए वर्टिकल हमारा क्वालिटेटिव हो जाता है और हॉरिजॉन्टल हमारा क्वांटिटेटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए, और इन सब के बारे में बताया था वेंडर प्लैंक ने। चलो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब आगे 1938 में। तो बच्चों इसमें आए थे आपके हैंसन ने बताया था डुअल फिनोमिना इन फंजाई इम्परफेक्टी। ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टी कौन से होते हैं, हमारे ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं। क्यों होते हैं वो फंजाई इम्परफेक्टी, तो इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो जिन फंजाइज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता वो हमारे ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर आते हैं, और बेसिकली ये आपके फंजाई इम्परफेक्टी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आए थे बच्चों H.H. फ्लोर। तो इन्होंने डेवलप किया था जीन हाइपोथेसिस इन फ्लक्स रस्ट। इसके बाद फर्दर आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो ग्रेट बंगाल फेमाइन जिसको हम बोलते हैं बेटा, तो ये ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था 1943 में। कब आया था बच्चों, 1943 में आया था ग्रेट बंगाल फेमाइन, और हेलमिंथोस्पोरियम ने इसको कॉज किया था। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसके लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म था। इससे बंगाल में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो ये प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात है बच्चों, इंडिया में जो इंडिपेंडेंस एरा था उससे पहले ये बंगाल फेमाइन आया था। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, इससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। चलिए, अब इससे पूरा जो राइस था ना वो खराब हो गया था। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद आपके डायमंड आए, ह्यूबर्गर आए एंड हॉर्सफॉल आए। तो बच्चों इन्होंने आपके इथाइलिन बिस डाइथियोकार्बोमेट्स को डिस्कवर किया था। राइट, इसके बाद आए थे बच्चों H.C. हॉर्सफॉल। तो इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया था, इन्होंने फंजासाइड एक्शन के मैकेनिज्म को बताया था कि जो फंजासाइडल एक्शन है, बेसिकली फंजासाइडल एक्शन जो है इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। उसके बाद आया हमारा 1948 का टाइम। तो बेटा जो 1948 का टाइम था इसमें आए थे बीबी मुनकर, और बीबी मुनकर ये अब इंडिया की प्लांट पैथोलॉजी की बात आ गई। तो बीबी मुनकर जो थे बेटा, इन्होंने पैथोलॉजिकल सोसाइटी जो है बेसिकली उसको पहली बार इस्टेब्लिश किया था, फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी को। और बच्चों इन्होंने एक बुक भी लिखा था फंजाई एंड प्लांट डिजीज 1949 में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, इन्होंने ये इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी थी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। तो इसके बाद आपके
1683 में जैसे मैंने आपको बताया कि एंटोनियो लेवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था। तो ये ही वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को भी पहली बार ऑब्जर्व किया था। इसके बाद बच्चों बैक्टीरिया की, बैक्टीरियोलॉजी की मैं ये बात कर रही हूँ, यहाँ से बैक्टीरियोलॉजी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो बेटा इसके बाद 1876 में आपके लुईस पाश्चर आए थे और रॉबर्ट कोच आए थे। तो इन्होंने किसके बारे में बताया था? एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में बताया था। और बच्चों यहीं से इन्होंने कोच पोस्टुलेट भी दिया था। क्या दिया था बेटा इन्होंने? यहाँ से कोच पोस्टुलेट भी दिया था। ठीक है, तो कोच पोस्टुलेट में इन्होंने ये बताया था कि डिजीज को कॉज करने के लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ही डिजीज को कॉज करता है। क्लियर हो गई बात बेटा? ओके चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद 1900 इसके बाद आपका जो ये टाइम पीरियड था कोच पोस्टुलेट्स के बाद नेक्स्ट आए थे आपके रॉबर्ट कोच और लुईस पाश्चर ने एक जर्म थ्योरी जो थी, बेसिकली जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इसके रिलेशन के बारे में भी बताया था। ठीक है, इन रिलेशन टू डिजीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की ये थ्योरी थी। तो किसी दिन लेक्चर में मैं आपको स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में भी बताऊंगी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री वाला पार्ट करें तो इसलिए मैं अभी इसको डिटेल में कवर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके 1882 में अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था टीजे बरिल। और बच्चों टीजे बरिल ने किसके बारे में बताया था? तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड फायर ब्लाइट ऑफ पियर, इसके बारे में बताया था। इसमें इन्होंने ये प्रूफ किया था कि ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या बताया था बच्चों इन्होंने ये बताया था कि ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इरविनिया अमाइलोवोरा एक पैथोजन है जो बेसिकली इस इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो इसके बारे में बताया था बच्चों टीजे बरिल ने। और इसके बारे में उन्होंने ये बताया था कि ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आए थे बच्चों अब हम चलते हैं वायरोलॉजी की तरफ। तो वायरोलॉजी में बच्चों हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर ने बेटा टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो टोबैको मोज़ैक वायरस डिजीज को इन्होंने डिस्क्राइब किया था और इन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया, ये भी बताया था कि ये सैप ट्रांसमिशन के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। यानी कि जैसे हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है, अब ब्लड निकलेगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स होंगे, अगर कोई वायरस है तो वो कहीं पर भी गिरेगा, वहां पर उसकी बॉडी में वो इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही प्लांट की बॉडी में क्या होता है, उस जूस को सैप बोलते हैं। अब उस सैप में क्या है, प्लांट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो प्लांट की बॉडी में वो वायरस है। अब जब उसका जूस जो है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर गिरेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैप ट्रांसमिशन, कि उस जूस के थ्रू दूसरे प्लांट में भी क्या हो जाएगा बेटा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में एडोल्फ मेयर ने बताया था। इसके बाद बच्चों डिमित्री इवानोवेस्की आए। तो डिमित्री इवानोवेस्की ने क्या बताया बच्चों, इन्होंने ये बताया कि ये जो पर्टिकुलर पैथोजन है, क्योंकि उस टाइम पे तो बैक्टीरिया के बारे में ही पता था, वायरस के बारे में तो कुछ पता नहीं था। तो बेटा इन्होंने ये बताया था कि ये जो पैथोजन है ये क्या हो रहा है, बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जहां से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते वहां से वायरस पास हो रहे हैं। तो ये क्या है, बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा है साइज में। ये बात इन्होंने बताई थी। इसके बाद बच्चों आए थे आपके E.F. स्मिथ। अब E.F. स्मिथ ने क्या किया था बेटा, तो E.F. स्मिथ ने ये शो किया था पीच येलो वॉज अ कंटाजियस डिजीज, की पीच येलो जो है ये क्या है, एक टाइप का कंटाजियस डिजीज है। बस इन्होंने ये प्रूफ किया था। ओके, तो बच्चों आज हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं और इस पोर्शन से बेटा आप एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन देखते हो और बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखते हो। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो बेटा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आप आगे भी आपको कोई लेक्चर या कोई वीडियो अगर मुझसे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। डेफिनेटली मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हिस्ट्री वाले पोर्शन को बेटा बहुत बार एग्जाम में कवर करता है, तो बिल्कुल ध्यान से इसे पढ़िएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।